हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी पर चर्चा करने वाले हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। अक्सर एक ऐसा विषय है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके से। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरे केसेस के साथ इसको डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल इमरजेंसी विद केस लॉ आप ज़रूर देखिएगा और बहुत ज़्यादा आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो भाग 18 है, वहाँ पर अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक जो है वो आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी इमरजेंसी से संबंधित जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको 352 से लेके 360 तक दिखाई देते हैं। अब ये जो प्रावधान है ये केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्रावधान करते हैं, यानी कि उसको सक्षम बनाते हैं। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लगती है तो ये क्यों लगाई जाती है, ताकि केंद्र जो है वो किसी भी असामान्य स्थिति से निपट सके, उसको निपटने में वो सक्षम हो सके। अब आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, तो देखिए केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है जब इमरजेंसी लगती है। और जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, जो भी राज्य हैं, सभी वो केंद्र के पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सारा का सारा जो शासन होता है वो केंद्र के हाथ में चला जाता है। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने तरह की इमरजेंसी की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देखिए 3 तरह की इमरजेंसी की जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा की गई है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो दिया गया है हमें अनुच्छेद 352 में। इसके बाद आती है राज्य आपातकाल, यानी अनुच्छेद 356 में। और फिर आता है आपका वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। यानी कि 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में संविधान में चर्चा की गई है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों पे ही अभी हम लेकिन इस वीडियो में सिर्फ नेशनल इमरजेंसी पे चर्चा करेंगे विद केस लॉज। केस लॉ के साथ हम इनको देखेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेशनल इमरजेंसी की ही। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, क्या इसका आधार होना चाहिए, पहले ये जान लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है, उन्हें समाधान हो जाता है कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे देश में युद्ध होने वाला हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो, किसी ने बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, यानी कि हथियारों को लेकर विद्रोह हो गया हो, हथियारों वाला विद्रोह हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो उसके कारण क्या होगा कि भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा अगर संकट में है, तब नेशनल इमरजेंसी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जा सकती है। बस आपको यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये है कि आप इसका आर्टिकल याद रख सकते हैं, 352 में दी गई है। और वे 3 आधार आपको याद रखने हैं जिस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगती है। युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। तो ये 3 चीज़ें भी हमारे लिए याद रखनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो पाएगा। इसके बाद आता है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या हुआ था कि राष्ट्रपति को भारत या उसके किसी भाग पर भी नेशनल इमरजेंसी लगाने की जो पावर थी वो दी गई थी। क्योंकि पहले कैसा होता था कि पूरे देश में लगती थी नेशनल इमरजेंसी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इससे संशोधन करके ये तय कर दिया गया कि अब पूरे भाग में लगाने की, पूरे देश में लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके किसी भाग में भी, उसके किसी विशेष भाग में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इंडिया के किसी भाग में भी। बाद में क्या होता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम फिर किया गया, और उससे जहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द अब हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी में, उससे पहले जो था वहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द जो है वो दिया गया था। यानी कि आंतरिक अशांति शब्द की जगह पे यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है वो जोड़ दिया गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, और इन दोनों से क्या चेंजेस किए हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं।
अब हम ये जो आर्टिकल है 352, इसको सिंपल वर्ड्स में जानने की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके एक एक जो पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, एक एक पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो क्या कहता है देखिए। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट है, तो ऐसी घोषणा जो है वो राष्ट्रपति वो किसी विद्रोह से पहले भी कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तभी ऐसी घोषणा की जाए, तभी ऐसी इमरजेंसी लगाई जाए, बल्कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी समाधान होता है कि ऐसा विद्रोह होने वाला है, तो केवल आशंका के आधार पर भी यहाँ पे जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है आर्टिकल का कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा जो उद्घोषणा की जाती है उसे किसी भी समय चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है और उसे वापस भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लग गई तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अब तीसरा पॉइंट देखिए इसका क्या कहता है। ये कहता है कि प्रेसिडेंट कोई भी उद्घोषणा अगर इमरजेंसी लगाते हैं तो मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से ही करेंगे वो ऐसा। यानी कि जो हमारी कैबिनेट है उनसे लिखित रूप में पहले अनुमति लेनी होगी या फिर उनको सूचना देनी होगी, तभी लगाई जा सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी, लिखित अनुमति ध्यान रखनी है, तीसरे पॉइंट में दी गई है। इसका अर्थ ये है कि जब आपातकाल की घोषणा होती है तो वो केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही की जा सकती है, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं हो सकती। 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल करने की घोषणा जो थी वो सलाह दी थी उन्होंने कहा था कि क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मंत्रिमंडल की सलाह नहीं ली थी घोषणा करने के लिए, इमरजेंसी लगवाने के लिए, सिर्फ जो राष्ट्रपति थे उनको ऐसे ही बिना मंत्रिमंडल की अनुमति के ही जो इमरजेंसी थी उसे लगाने की घोषणा के लिए उनको सलाह दी थी। आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया गया था। उस समय नहीं बताया, बाद में बताया गया था जब इमरजेंसी लग चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ कि 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में प्रधानमंत्री से इस बारे में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को खत्म कर दिया गया। तो ये जो चीज़ इसमें ऐड की गई है कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से ही होगा, ये 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना ही जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के उन्हें कहा था कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। तो उसके बाद ये चीज़ जो है इन्हें चेंज की गई। अब इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब भी हमें कोई इमरजेंसी लगानी होती है तो ऐसी उद्घोषणा जब इमरजेंसी लगानी होती है वो संसद के दोनों सदनों के सामने जो है रखी जाती है और 1 महीने के अंदर ही वो अनुमोदित होनी चाहिए। यानी कि 1 महीने का टाइम जो है वो यहाँ पर दिया गया है अनुमोदन होने के लिए। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हमें क्या चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान रखनी है, अनुमोदित तो 1 महीने के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी उद्घोषणा के पहले या बाद में मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो जाता है ना, तो वहाँ पे राज्यसभा में 1 महीने के अंदर अगर वो पारित हो जाती है तो लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर वो पारित होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए जब क्योंकि हमें सदन के दोनों सदनों के सामने रखनी होती है वो उद्घोषणा, अब लोकसभा का तो हो गया विघटन, लेकिन राज्यसभा उसे 1 महीने के अंदर पारित कर देती है। तो अब लोकसभा में भी उसे पारित कराने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि लोकसभा का जब गठन होता है, जब नई लोकसभा बनती है तो उसके गठन के बाद जो उसकी पहली बैठक होगी उस लोकसभा की, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही, जिस दिन पहली बैठक हुई उस पहली बैठक से लेके 30 दिन के अंदर अंदर वो जो उद्घोषणा है वो पास होनी चाहिए, वो पारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे चौथे पॉइंट में ये चीज़ बताई गई है। 5th पॉइंट ये कहता है कि ऐसी उद्घोषणा केवल 6 महीने तक ही लागू रहेगी। इसका टाइम पीरियड हमें ध्यान रखना है, नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक लागू रहती है। अगर हमें इसे आगे जारी रखना है तो 6 महीने के अंदर फिर हमें इसे दोबारा पारित कराना होगा, उसी तरीके से जैसे हमने शुरू में इसको पारित कराया था एक सदन में। लेकिन मान लीजिए फिर से 6 महीने के टाइम पे अगर लोकसभा का विघटन हो गया और राज्यसभा उसे पारित कर दे, तो लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक से फिर से हमें 30 दिन के अंदर उसको पारित करानी होगी। यानी कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो यहाँ पे 30 दिन का जो है वो टाइम दिया गया है कि उसको हमें पारित कराना है। इसके बाद इसका 6 पॉइंट देखिए क्या कहता है। 6 पॉइंट ये कहता है कि ऐसी उद्घोषणा सदन के बहुमत से या सदन में मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए।
अब ऐसी उद्घोषणा जो होगी वो सदन के बहुमत से या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। ये चीज़ अभी हमें ध्यान रखनी है कि 2/3 बहुमत चाहिए पारित होने के लिए। इसके बाद लोकसभा के द्वारा 7वां पॉइंट ये कहता है कि जो लोकसभा है उसके द्वारा अनुच्छेद 352 में जो भी उद्घोषणा जारी की गई है उसमें पारित होने पर जब लोकसभा उसको पारित कर देती है कि तो राष्ट्रपति उसको वापस ले लेते हैं। यानी कि अगर लोकसभा जो 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है उसको वापस लेने का अगर मान लीजिए प्रस्ताव पास कर देती है तो राष्ट्रपति उसको वापस ले सकते हैं। अब उद्घोषणा को हटाना है तो उसका जो प्रस्ताव है, अब उद्घोषणा को मान लीजिए हटाना चाहते हैं, उसको इमरजेंसी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल किया गया है उसको हटाने का, उसकी जो सूचना होगी वो लोकसभा के 1/10 सदस्यों के उस पर साइन होने चाहिए कि अब हम इसे हटाना चाह रहे हैं। और ऐसी सूचना लिखित रूप में किसको दी जाएगी, अगर लोकसभा सेशन में है तो उसके अध्यक्ष को दी जाएगी जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और अगर सेशन में नहीं है लोकसभा तो फिर राष्ट्रपति को दी जाएगी, प्रेसिडेंट को दी जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो 14 दिन के अंदर एक विशेष बैठक बुलाते हैं कि अब हम उसको वापस लेना चाह रहे हैं। इसके बाद इसका जो 9वां पॉइंट है वो ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है अगर पहले से ही हुई है, मतलब पहले से ही अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो भी राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है कि दूसरी उद्घोषणा जारी नहीं कर सकते, यहाँ पे जारी उसको किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमने इन वाले पॉइंट्स में क्लियर कर ली। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ आर्टिकल 352 के बारे में जाना है। अब हम इसके प्रभाव देख लेते हैं कि जब ऐसी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा अनुच्छेद 355। ये कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा करने का जो कर्तव्य होता है वो संघ का होगा। यानी कि जब कहीं पर भी इमरजेंसी लगती है, बाह्य आक्रमण के आधार पर किसी बाहरी देश ने आप पर अटैक कर दिया है या किसी स्टेट में या भारत में कहीं आंतरिक अशांति हो गई है ना, इंटरनल कोई ऐसी अशांति फैल गई है, तो उससे जो राज्य की सुरक्षा करने का दायित्व है, जो ड्यूटी है, वो किसकी बनती है, तो वो ड्यूटी बनेगी संघ की। ये अनुच्छेद 355 में कहा गया है। अब हम इसके प्रभाव देख लेते हैं। अनुच्छेद 353 में सबसे पहले कहा गया है संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाएगा। जो यूनियन है वो स्टेट को निर्देश देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपात उद्घोषणा का सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, जो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राज्य को निर्देश दे सकती है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस तरह से करें। यानी स्टेट को किस तरीके से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना है, इमरजेंसी लगते ही इस बात का निर्देश देने की जो शक्ति है वो यूनियन के पास आ जाती है। और आपात की स्थिति में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन रहकर काम करती है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन को कितना पावरफुल जो है वो बनाया गया है। अनुच्छेद 353 इस बात को दिखाता है। इसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है इमरजेंसी का वो है संघ की राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। यानी कि जो यूनियन है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। हम जानते हैं संघ सूची के विषयों पर कानून संघ सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो अनुच्छेद 250 ये कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको मिल जाता है, संघ के पास चला जाता है। लेकिन आपातकाल में राज्य विधानमंडल की जो विधि बनाने की शक्ति है वो खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, केवल निलंबित हो जाती है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है लेकिन वो संसद के द्वारा पारित विधियों के अधीन होंगे। तो यहाँ पर जो भी राज्य सूची का विषय है वो संघ उस पर कानून बना सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। आर्टिकल हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल 250 ये बात कहता है। इसके बाद आता है वित्तीय संबंध में परिवर्तन। तीसरा जो इफेक्ट देखने को मिलता है नेशनल इमरजेंसी का वो है वित्तीय संबंधों में, यानी कि जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं उनमें भी बदलाव हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। और ये कहता है अनुच्छेद 354, ये कह रहा है कि आपातकाल की दशा में जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने आदेश से जो अनुच्छेद 268 से लेके जो 279 तक, 268 से लेके 279 तक जो आर्टिकल्स में दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस दिए गए हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से कर सकते हैं और ऐसा हर आदेश संसद के सदन के सामने रखा जाएगा। तो ये तीसरा इफेक्ट था जो नेशनल इमरजेंसी के बाद हमें दिखाई देता है।
चौथा इफेक्ट है लोकसभा की अवधि में वृद्धि। आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल हम जानते हैं 5 साल का होता है, लेकिन लोकसभा की अवधि में जो संसद है जब इमरजेंसी लगती है लॉ बनाकर 1 साल के लिए उसको बढ़ा सकती है, और अनुच्छेद 83 ऐसा कहता है। और अवधि 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। और जैसे ही आपकी इमरजेंसी ख़त्म होती है, आपात ख़त्म होने के 6 महीने बाद ही वो अवधि भी खुद ख़त्म हो जाती है। यानी 1 साल का टाइम जो बढ़ाया गया था लोकसभा का, वो टाइम जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है जैसे ही आपका आल ख़त्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो है अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों पर, उन सब का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 ऐसा कहता है कि आपात के दौरान जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो समाप्त नहीं होते, सिर्फ निलंबित होते हैं। लेकिन हमेशा के लिए देखिए समाप्त नहीं होते, बल्कि अनुच्छेद 19 के जितने भी मूल अधिकार हैं वो फिर से जीवित हो जाते हैं। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, सारे जितने भी आपका जो भी है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो भी हमें 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, वो सब फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं जैसे ही हमारी इमरजेंसी खत्म होती है। उसके बाद आता है मूल अधिकारों के लागू होने के का निलंबन। अब 359 जो आर्टिकल है वो हमें ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं केवल 20-21 को छोड़कर। केवल 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो निलंबित नहीं होते हैं, वरना सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पहले क्या होता था कि जितने भी सारे मूल अधिकार थे वो सब निलंबित हो जाते थे जब इमरजेंसी लगती थी। बट 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से क्या हुआ कि 2 आर्टिकल्स 20 और 21 को छोड़कर, जिसमें बंदीकरण और निरोध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है, और आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ देता है, इन दोनों को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं वो सब निलंबित होंगे। ये चीज़, इस चीज़ का प्रावधान जो है किया गया। लेकिन एडीएम जबलपुर के केस में हुआ क्या था कि इसमें आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। इस केस में ही सबसे पहले ये बात कही गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को जब इमरजेंसी लगी थी मीसा एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और चूंकि सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके जब इमरजेंसी लगती थी वो सब निलंबित हो जाते थे, तो उनके पास ना तो राइट टू लाइफ बचता था और ना ही गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण बचता था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ही 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किया गया और ये चीज़ जोड़ दी गई कि 20-21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। आगे अब हम इस केस पर चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में, क्योंकि ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। देखिए, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला भी कहते हैं। हुआ क्या था इस केस में कि जो उत्तरदाता थे उनको आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मीसा एक्ट की जो धारा 16A थी उसके तहत उन्हें निरुद्ध कर लिया गया था, उन्हें पकड़ लिया गया था। उन्होंने बहुत सारे हाई कोर्ट्स में रिट दायर की। अब यहाँ पे इलाहाबाद, मुंबई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के जो हाई कोर्ट्स थे उन्होंने जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आपात की स्थिति में जब भी इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति के ऑर्डर के बावजूद भी हाई कोर्ट जो है वो इस बात की जांच कर सकता है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के उपबंध असद्भावपूर्ण तो नहीं थे। यानी कि हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील की गई। कहा यह गया कि जब इन लोगों को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने जब रिट दायर की तो हाई कोर्ट्स ने ये कह दिया कि क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके निलंबित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह की रिट का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये मामला हाई कोर्ट्स के जजमेंट के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जब इसके खिलाफ अपील हुई तो उसमें 2 प्रश्न पूछे गए सुप्रीम कोर्ट से। एक तो ये कि क्या अनुच्छेद 359 को ध्यान में रखते हुए क्या याचिका दायर की जा सकती है, और दूसरा, क्या हाई कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए। अब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है और कहा कि 4-1 का बहुमत से इस जजमेंट को दिया गया। 4-1 का मतलब जो 4 न्यायाधीश थे वो एक तरफ थे और जो एक जजमेंट था जस्टिस HR खन्ना का, उनका जजमेंट जो था वो विसम्मत निर्णय था, मतलब उन्होंने सबसे अलग जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा जस्टिस, देखिए पहले हम इसमें जज के नाम जान लेते हैं जो न्यायाधीश थे। इसमें थे AN रॉय, जस्टिस बेग, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि 27 जून 1975 को राष्ट्रपति के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी इमरजेंसी लगाई गई है और उस इमरजेंसी के तहत जिन लोगों को निरुद्ध किया गया है
उन व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को अनुच्छेद 226 के तहत किसी हाईकोर्ट में याचिका फाइल करें। ठीक, बहुमत ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार जो है का बस जीने का अधिकार ही है जो एकमात्र स्रोत है, और इस अधिकार को अनुच्छेद 356 के अधीन जब इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति के ऑर्डर से, उसे भी निलंबित कर दिया गया है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भी याचिका अनुच्छेद 226 के तहत दायर नहीं की जा सकती। तो चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब इमरजेंसी लगती थी तो सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो निलंबित हो जाते थे, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है, वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी जिसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको निरुद्ध किया गया था, क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स तो निलंबित हो ही गए हैं, अब उनको याचिका दायर करने का भी कोई राइट्स नहीं है। उन्होंने 226 के तहत जो भी हाई कोर्ट्स में याचिका दायर की थी, क्योंकि उनका अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। लेकिन इसमें सबसे जो बढ़िया और सबसे हम ये कह सकते हैं सबसे अलग जो जजमेंट दिया था, वो दिया था जस्टिस HR खन्ना जी ने। उन्होंने एक विसम्मत निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर तो चुनौती दे ही सकता है कि उसे बिना विधिक प्राधिकार के निरुद्ध किया गया है। और इस जजमेंट के बाद, इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद ही 44वां संवैधानिक संशोधन करके अनुच्छेद जो 359 था उसमें बदलाव किए गए, और 20-21 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार थे वो सब निरस्त, मतलब निरस्त तो नहीं कहेंगे, निलंबित हो जाएंगे, ये कह दिया गया। इसी तरह से अब हम एक और अलग से जजमेंट देख लेते हैं, अलग केस देख लेते हैं। केस का नाम है माखन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इस मामले में जस्टिस PN भगवती जी ने कहा कि जो अनुच्छेद 352 में जो शब्द यूज किया गया है राष्ट्रपति का समाधान, वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, और इस बात की और ये चीज़ इशारा करती है कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो आपातकाल की घोषणा का निर्णय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेंगे। और न्यायालय ने कुछ वादों में ये भी मत व्यक्त किया था कि राष्ट्रपति के समाधान की जांच भी की जा सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह उन्हें लेनी पड़ेगी, तभी इमरजेंसी लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है MA पाठक बनाम भारत संघ का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपातकाल की घोषणा है उसका प्रभाव ये होता है कि जो आर्टिकल 14 और 19 के द्वारा दिए गए जितने भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि उनको लागू कराने का अधिकार निलंबित होता है। मतलब आप उनको, आपके पास राइट तो सारे होते हैं, लेकिन बस आप उनको जो है लागू नहीं करा सकते कोर्ट से। अगर उनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उनके लिए याचिका दायर नहीं कर सकते। इस केस में ये कहा गया। अब तक देखिए भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करके आपको बताने की कोशिश की है कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971 और 1975। पहला जो हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो वर्ष 1962 में लगी थी, जब चीन ने अटैक किया था, चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया, और वो इमरजेंसी चलती रही जनवरी 1968 तक। ठीक, दूसरा आपातकाल जो लगा वो दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से जब युद्ध चल रहा था तो उसके दौरान लगा, और इसी आपातकाल के जारी रहने के दौरान ही फिर तीसरा आपातकाल लगा दिया गया जो जून 1975 में लागू हुआ, और दूसरे तीसरे आपातकाल जो की जो समाप्ति हुई है वो हुई थी आपके मार्च 1977 में। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। देखिए ये भी चीज़ जाननी ज़रूरी है कि पहले जो 2 इमरजेंसी लगी थी हमारे यहाँ पर 1962 और 1971 वाली, वो बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी जब चीन और पाकिस्तान ने अटैक किया था, और जो तीसरी वाली इमरजेंसी है 1975 की इमरजेंसी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। इसके बाद देखिए जो तीसरा आपातकाल है ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा। जो तीसरा आपातकाल है सबसे ज़्यादा आप उसे कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, क्योंकि उस समय के अधिकारों के दुरुपयोग के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे, लोगों की बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई थी। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके बाद जनता दल की जो सरकार थी वो अस्तित्व में आई थी, सत्ता में आई थी, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी थी, और मोरारजी देसाई जो थे वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। सरकार ने 1975 में जितने भी इमरजेंसी लगाई गई थी उसके कारणों और उसकी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक शाह आयोग का भी गठन किया था। ये हमें पता होना चाहिए कि शाह आयोग उस समय बनाया गया था। आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो गलत थी, तर्कसंगत
नहीं थी। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1978 के बाद जब वो प्रभाव में आया, जब 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया, तो आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। यानी कि जब मोरारजी देसाई की सरकार आई इमरजेंसी के बाद, तो उस सरकार ने एक शाह आयोग का गठन किया ताकि वो जांच कर सके कि जो भी इमरजेंसी लगी है उसके कुछ आधार हैं या नहीं, कहीं वो बिना तर्कसंगत आधार के तो नहीं लगी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बहुत सारे उपाय जो थे वो किए गए आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में जो नेशनल इमरजेंसी है उसको ओवरऑल केस लॉज के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको बहुत ही मैंने इजी लैंग्वेज में जो चीज़ बताने की कोशिश की है वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे जो केस लॉज हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी के हिसाब से मैंने उन्हीं केस लॉज को यहाँ पर ऐड किया है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।